दोस्तों, मैं रंजन साहू बोल रहा हूँ। आज हम बात करते हैं आईडीएफसी फास्ट बैंक के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग बैंक है। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया है। पिछले 2-3 महीने में इसने मोर देन 100% रिजल्ट दे दिया है। इनफैक्ट अगर सबसे लो गया था 2022 मई जून अराउंड 18 रुपीज़, आज वो क्लोज टू 60 में चल रहा है। आउटस्टैंडिंग बैंक है, आउटस्टैंडिंग लीडरशिप है। चलो हम उसके ऊपर बात करते हैं। ओके, तो हम इसको मैं 5 स्टेप में लिया हूँ कि पहले हम जानना चाहते हैं बैंकिंग की इम्पोर्टेंस क्या है और आईडीएफसी फास्ट बैंक कैसे जन्म लिया, कैसे उसकी बात हुआ, और सर्टन आईडीएफसी फास्ट बैंक की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कुछ प्रोडक्ट इनोवेशन के बारे में बात करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, उसके रिटर्न साइड्स में बात करेंगे, एंड उसकी कॉस्ट ऑफ फंड्स और कैसा डिपॉजिट, सब कुछ बात करेंगे और फाइनली समराइज करेंगे। चलो पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाई बैंकिंग। आप अगर देखोगे दोस्तों, बैंकिंग इज़ वेरी क्रूशियल, क्योंकि इकोनॉमी दो भाग में डिवाइड होता है। इकोनॉमी दो भाग में डिवाइड होता है। एक होता है रियल इकोनॉमी और एक होता है मनी इकोनॉमी। मनी इकोनॉमी, तो रियल इकोनॉमी जो होता है कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है मनी इकोनॉमी में फॉर इट्स फंडिंग। और रियल इकोनॉमी की जो कंजप्शन होते हैं, जैसे हम पर्सनली जो कंजप्शन करते हैं, आज जो हम कंज्यूम करते हैं, हम फ्यूचर की इनकम से करते हैं। हम दो जो आज हाउस खरीदते हैं, अगले 20 साल तक अपने लोन चुकाते हैं। जैसे जो बैंकिंग सेक्टर है, हमारी एस्पिरेशन, हमारी ये जो थिंकिंग को, हमारी इच्छा को पूरा कर सकता है अपनी मनी की तरफ से। और आप देखोगे रियल इकोनॉमी कितना वास्ट है, लेकिन मनी इकोनॉमी इतना वास्ट नहीं है। उसका मतलब है मनी इकोनॉमी काफ़ी कंसंट्रेटेड है, कुछ मेजर बैंक्स और कुछ बड़े बड़े एनबीएफसी और छोटे छोटे एनबीएफसी में। सो क्यों मनी इकोनॉमी ग्रो करेगा, क्यों बैंकिंग सेक्टर ग्रो करेगा? बैंकिंग सेक्टर ग्रो करने का वजह है, आप देखोगे तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स इंडिया में ग्रो कर रहा है काफ़ी। गवर्नमेंट की लेबर रिफॉर्म्स वगैरह आप अगर देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। उसका मतलब है कि लोग बैंकिंग सेक्टर की अकाउंट्स एक्सेस कर रहे हैं। उसका मतलब है वो लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, या उनको पैन कार्ड बना रहे हैं, या कंपनीज जो स्टार्टअप्स और जो भी छोटे मोटे कंपनीज खोल रहे हैं वो भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो दैट मीन्स एक काइंड ऑफ आप एक बैंकिंग सेक्टर को आप कनेक्ट करते हो, आप एक बैंकिंग सेक्टर को कनेक्ट करते हो। उसका मतलब ये है कि आप फ्यूचर में लोन भी ले सकते हो। आपका अगर बैंकिंग में सैलरी आ रहा है, क्रेडिट आप बैंक आपको ऑफर करेगा, या आप टू व्हीलर खरीदो, या आप एसी फ्रिज, आजकल की जो फिनटेक वगैरह आ गया है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल गया है लेंडिंग के लिए, बोरोइंग के लिए, पर्सनल कंजप्शन के लिए। आप देखोगे इंडिया अभी भी इमर्जिंग इकोनॉमी है। दैट मीन्स पीपल थोड़ा कंजर्वेटिव है, क्योंकि कोई बैकअप प्लान नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है। तो आज अगर नौकरी चला जाता है तो फॉल बैक ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप देखोगे ज़्यादातर पब्लिक कुछ सेविंग करते हैं। लेकिन ग्रेजुअली वो हैबिट चेंज होगा जब गवर्नमेंट थोड़ी बहुत, जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना है, जिस तरह से पब्लिक को कुछ मिल रहा है पैसा, या बेसिक इनकम स्कीम जो गवर्नमेंट प्लान कर रहा है, अगर पब्लिक को धीरे धीरे कुछ एश्योरिटी आएगी, या पेंशन काइंड ऑफ आना शुरू हो जाएगी, या प्रोविडेंट फंड, या कुछ इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस वगैरह होगा, तो पब्लिक जो ज़्यादा लिबरल हो जाएंगे स्पेंडिंग में। दैट मीन्स वो फ्यूचर की स्पेंड को, फ्यूचर की एस्पिरेशंस को आज पूरा करना चाहेंगे फ्यूचर की इनकम की तरफ से। दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर ग्रो करने वाला है। और दूसरे तरीके से आप देखोगे, रिय अपन अपनी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन है, शायद $5 ट्रिलियन हो जाएगी, लेकिन उतना बैंकिंग पेनिट्रेशन नहीं है। दैट मीन्स बहुत लोग बैंकिंग सेक्टर को जुड़ेंगे और बहुत लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर्स को आएंगे। आप देखोगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आगे बढ़ रहा है, और बहुत जल्दी पब्लिक अपनी कंपनी खोल सकता है। दैट मीन्स ये एक इंडिकेटर है कि फ्यूचर की जो सेक्टर से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहेगी, लोगों की सैलरी ज़्यादा अकाउंट में रहेगी, कैश को गवर्नमेंट डिस्करेज करेगा, कैश के ऊपर टैक्स लगाएगा। दैट मीन्स फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इज डेफिनेटली क्लियर। और आप अगर देखोगे बैंकिंग की टोटल लोन एसेट अंडर मैनेजमेंट है क्लोज टू 100 लाख करोड़, शायद वो 33 लाख करोड़ था 2010 में।
3 टाइम्स ग्रो कर गया है विद इन 10 ईयर्स, जबकि इंडिया की इकोनॉमी क्राइसिस में था। 2010 में ग्लोबल क्राइसिस था, 2011-12 में एक्सेसिव इन्फ्लेशन था, हमारी करेंसी वगैरह डिप्रिशिएट कर गया था, ग्रोथ पूरा डिक्लाइन हो गया था और बहुत ज़्यादा ग्रोथ डिक्लाइन हुआ। सो बाद में थोड़ा पिकअप हुआ, फिर कोरोना वायरस ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। दैट मीन्स हम डिस्पाइट दैट हम लोग 100 लाख करोड़ तक एसेट अंडर मैनेजमेंट चला गया बैंकिंग सेक्टर की। आप सोचो कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या होगा। मैं सोचता हूँ एक बैंकिंग डिकेड होगा, एक्सप्लोजन ऑफ बैंकिंग, एक्सप्लोजन ऑफ क्रेडिट, एक्सप्लोजन ऑफ फाइनेंसिंग, बहुत सारी इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म आएगी, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स आएगी, डिजिटल बैंकिंग आएगी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खोलेगी। लेट्स गो टू द IDFC फास्ट बैंक। उसकी जन्म कैसे हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। IDFC बैंक पहले जन्म लिया 1997 में। उसके बाद वो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर और होलसेल फाइनेंसिंग में थे, लेकिन उनको बैंक के लाइसेंस जब 2014 में मिल गया तो IDFC ने अपनी एक IDFC बैंक निकाल दिया। उस टाइम में 2014 में बंधन बैंक वगैरह को लाइसेंस मिला था, तो IDFC बैंक खुल गया। और दूसरे तरीके से एक इम्पोर्टेंट इमर्जिंग स्टोरी है मिस्टर वैद्यनाथन, आउटस्टैंडिंग लीडर, जिसने ICICI बैंक की रिटेल बैंकिंग को खड़ा किया था। आप देखो रिटेल बैंकिंग की जन्म ही हुआ है 2000 में, क्योंकि पहले रिटेल वालों को लोन ही नहीं मिलता था, ज़्यादातर गवर्नमेंट ले लेता स्क्वीज करके। RBI बहुत सारे CRR और SLR जो होते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वगैरह बहुत हाई थे इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए। आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं था, इंडस्ट्रियल लोग सफ़र कर रहे थे। लेकिन 2000 से जब एक्सपांड शुरू हुआ, वैद्यनाथन टुक द लीडरशिप, इज ए पायोनियर इन द इम्प्लीमेंट बैंकिंग सेक्टर को एक्सपांड करने के लिए, कासा अकाउंट बढ़ाने के लिए, ब्रांच एक्सपांसन, लेंडिंग साइड से पूरा आउटस्टैंडिंग किया। उसने अपनी कैरियर की एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करने के लिए 2009 में ICICI बैंक से उसने रिजाइन मार दिए। फिर उन्होंने छोटा सा अपनी खुद की पैसा से एक स्टेक लिया NBFC में, और उन अपनी नॉलेज के दम पर उन्होंने काफ़ी लीडरशिप लेके उन्होंने प्रोटोटाइप फॉर फाइनेंसिंग शुरू किया। वेरी स्मॉल फाइनेंसिंग विद हाई इंटरेस्ट रेट 12,000 to 30,000। उसने एक बहुत बड़ा 770 करोड़ का लोन बुक विद इन ए ईयर खड़ा कर दिया। कैन यू इमेजिन। और वो 770 करोड़ की प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लेके उसने जब प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स ले गया, फाइनली प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स सॉ द मेरिट। उन्होंने मैनेजमेंट बाय आउट कर लिया, फाउंडर से ले लिया अपनी स्टेक होल्डर, विदाउट मैनेजमेंट वही रहा अंडर वैद्यनाथन। तो उन्होंने उसके बाद वो मर्ज हो गया, क्योंकि IDFC फास्ट बैंक जो था वो एक बैंकिंग था और कैपिटल फास्ट एंड NBFC था। तो ऑब्वियसली एक बैंकिंग सेक्टर के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, पर्टिकुलरली मोबिलाइजिंग द डिपॉजिट्स, कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत रहता है, कम रहता है, और क्रेडिबिलिटी वगैरह ज़्यादा रहता है। तो जो मर्ज हुआ, दे इमर्ज एट IDFC फास्ट बैंक। ओके, सो हम बात करते हैं क्या हुआ। थोड़ी बहुत उसकी रिसेंट ब्रांडिंग या बाद में देख सकते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट। अगर उनकी प्रिंसिपल देखोगे IDFC फास्ट बैंक की, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो बहुत कंज्यूमर फास्ट बैंक होना चाहते हैं, हाई क्वालिटी हाई क्रेडिबिलिटी रखना चाहते हैं, इसलिए उनकी अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर लिए हैं। कैन यू इमेजिन, अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर ले, शायद ICICI और HDFC वगैरह नहीं लेते हैं। तो और उनकी जो आइडिया है, पब्लिक के हार्ट को क्रिकेट पसंद है, तो क्रिकेट को फोकस करते हैं ब्रांड बिल्डिंग के लिए। हर्षा भोगले से कमेंट्री करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बॉल्स एंड ऑल, वो क्रिकेट के थ्रू अपनी ब्रांड को बिल्ड करते हैं। दे ट्राई टू कनेक्ट पीपल्स हार्ट विथ क्रिकेट एंड IDFC फर्स्ट बैंक। और अगर देखोगे रिसेंटली प्रोडक्ट इनोवेशन में देख रहा था, वो क्रेडिट कार्ड में कुछ डायनेमिक इंटरेस्ट रेट लाना चाहते हैं। दे आर ट्राइंग पर्सनलाइज करना चाहते हैं इंटरेस्ट रेट को, जो अच्छे हैविंग क्रेडिट वर्दी है उनको थोड़ा कम परसेंटेज पर मंथ लोन देने में चलेगा, लेकिन तो उसमें वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं रादर देन स्टैंडर्ड सारे बैंक जो फॉलो कर रहे हैं काइंड ऑफ ग्रुपिज्म, उसे थोड़ा हट के एक नया आइडियाज़ को इनोवेट करना चाहते हैं। और उनकी लैंडिंग स्ट्रैटेजी जो है अभी बहुत सारे इवॉल्व कर रहे हैं। ओके, वो थर्ड पार्टी एजेंट जो बहुत ही लो क्वालिटी लीड्स लाते हैं, बहुत सारे NPA जाते हैं, वो अपने बेस्ट कस्टमर को फोकस करते हैं या बेस्ट पीपल को फोकस करते हैं, जिनका जो अपनी रेफर कर सकते हैं लोन को, तो कि ज़्यादा लोन रहेगी, हाई क्वालिटी लोन रहेगी। आपकी जिसने रेफ़र किया है अगर वो अच्छा बढ़िया कस्टमर है तो तो आपको जो रेफरेंस मिलेगा वो भी हाई क्वालिटी कस्टमर्स मिलेंगे। तो इस तरह की इनोवेशंस है। और हम चलते हैं थोड़ा उसकी जानने के लिए कि एसेट साइड क्या है।
आप देखोगे उसके एसेट, आप मतलब इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग। आप अगर एसेट्स देखोगे 7,000 करोड़ रिटेल एसेट्स था सिर्फ और सिर्फ। आज देखो विद इन 2.5 years डिस्पाइट कोरोना उसकी एसेट है 6,000 करोड़, एंड उनकी प्लान है 1 लाख करोड़। आई बिलीव वो एक्सीड कर लेंगे। और रिटेल एसेट फंडिंग है 60%। पहले उनके ऑलमोस्ट होलसेल था 60%, 70% और प्रॉब्लम 80%, क्योंकि IDFC बैंक जो था उसका काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंस होलसेल लैंडिंग के ऊपर था। तो उन्होंने काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंगली इम्प्रूवमेंट किया है। मैं तो बोलूँगा कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग लीडर है। और उनके होल सेंटेड फंड वो डीलिवरेज कर रहे हैं, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर को जाना नहीं चाहते, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हाई रिस्क, हाई लो गेन गेम है। 20 साल 30 साल तक टोल कलेक्शन होता रहता है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। और 20 साल तक इकोनॉमिक प्रेडिक्शन करना है RBI बड़े बड़े महारथियों के डिफिकल्ट होता है। एनी लेट्स गो टू द GNPA। GNPA 1.33% है, बहुत बढ़िया है। और NNPA देखोगे तो वो पूरा प्रोविजन में कवर कर रहे हैं ऑलमोस्ट। only 0.33% they are not able to cover using provision, which is okay. Let's go to the liability part। उनकी जो डिपॉजिट है उसकी क्या प्रॉब्लम है? डिपॉजिट उनकी आउटस्टैंडिंग है। पहले क्या था ना, सिर्फ और सिर्फ कासा अकाउंट 11% था। आज देखो कासा अकाउंट 50% है। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ फंड उन्होंने बहुत कम कर दिए। ओके, फिर अगर आप रिटेल कासा, रिटेल टर्म डिपॉजिट्स वगैरह देखोगे तो इट्स ओनली 46.83%। ओके, सो और ब्रांचेस देखोगे, ब्रांचेस बढ़िया एक्सपांड किया है। 576, 800, 900 ब्रांचेस जाएंगे। दैट मीन्स उन लोग काफ़ी ग्रोथ फेज में है, दे आर एक्सपांडिंग, तो दे आर एक्सपांडिंग। और उनके पास वो बिजनेस मॉडल पता चल गया है कि कैसे कमाना है। तो अभी दे आर ट्राइंग टू यूज द सेम आइडिया, अभी वो एक्सपांड करना चाहते हैं। और अगर द कस्टमर डिपॉजिट और रिस्क कंसंट्रेशन देखोगे, सो कस्टमर डिपॉजिट लेस देन 5 कस्टमर डिपॉजिट पहले बहुत लेस देन 5 करोड़ कस्टमर डिपॉजिट जो है वो पहले बहुत कम था। दैट मीन्स रिस्क हाई था, क्योंकि ज़्यादातर लोग ह्यूज वॉल्यूम लोग डिपॉजिट कर रहे थे। अभी ज़्यादातर डिपॉजिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे आम पब्लिक के पास। वो छोटे छोटे 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10,000, 20,000 ऐसे करके 78% तक डिपॉजिट्स बनाए। और टॉप 20 डिपॉजिटर कंसंट्रेशन जो रिस्क होता है, कभी वो विड्रॉ कर लेंगे तो कंपनी की प्रॉब्लम में आ जाएगी। लाइबिलिटी साइड, ये तो लाइबिलिटी साइड में अचानक कहाँ से लाइक देगा। तो वो जो है डिपॉजिट कंसंट्रेशन पहले बहुत ज़्यादा था, 42% था, अभी 10% कर दिया। अभी वो ट्रैक में है करने के लिए 5%। चलो देखते हैं क्या है उनकी बॉटम लाइन। आप देखोगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ओके, जो 4.65% है। कितना आप इमेजिन करोगे, इतना 4 इंटरेस्ट मार्जिन तो HDFC ICICI बैंक में भी इतना नहीं होता है। एक्सिस बैंक का आई थिंक लेस देन 4% है। तो आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट मार्जिन। और आप देखोगे तो उनकी जो टारगेट है 5 to 5.5% ऑन ट्रैक है। और जिस तरह से उन्होंने ग्रोथ कर रहे हैं, मेरा कोई शक नहीं है कि वो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। कॉस्ट टू इनकम रेशियो नो डाउट ज़्यादा है, अभी 90% था, 79% है। होपफुली वो 55% थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन आज उनका जैसे इनकम ग्रो करेगा, अगर वो थोड़ा कॉस्ट कंट्रोल करे तो शायद कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम हो सकता है, और वो अपने मार्जिन को और बढ़ाएगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को। और रिटर्न ऑन एसेट्स नो डाउट इतना अच्छा नहीं है, 0.32%। आप देखोगे ग्रोइंग बैंक में थोड़ा रिटर्न ऑन एसेट्स की प्रॉब्लम होता है, बिकॉज दे बहुत सारे ज़्यादा वो इन्वेस्ट करते हैं एक्सपांसन में। तो थोड़ी सी टाइम लगता है, जब मैच्योर्ड होता है फिर वो बहुत बढ़िया रिटर्न देता है। सेम ऑन इक्विटी ऑल्सो, कि थोड़ा एक्सपांसन टाइम में इक्विटी के ये होता है। आप देखोगे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन रिटेल एसेट्स, बढ़िया ग्रोथ किए हैं 25%। रिटेल अभी 65% फंडेड एसेट से। अगर आप और स्ट्रॉन्ग रिटेल लाइबिलिटीज़ देखोगे, ज़्यादा बढ़िया कासा डिपॉजिट्स ग्रो कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग कासा डिपॉजिट्स ईयर ऑन ईयर 150%। दैट मीन्स उन्होंने जब नया स्कीम निकाला था 7% सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट, अभी वो इतना ज़्यादा डिपॉजिट्स हो गया कि उनके पास दे रिक्वायर मोर इक्विटी कैपिटल टू लेंड ऑल्सो। तो 40,000 करोड़ हो गया है, और वो उसको कम करना चाहते हैं। तो बहुत बढ़िया खासा इंप्रूवमेंट आया है। अभी उनको ज़रूरत नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है बॉन्ड मार्केट वगैरह से डिपेंड ये करने के लिए। दे गेट लो कॉस्ट फंड्स। ओके, फिर हम देखेंगे कोर अर्निंग्स के बारे में। NII ग्रोथ आउटस्टैंडिंग है, NIM इंप्रूवमेंट आप देख लो 4.6%
8% है। एनआईए ग्रोथ जो है नेट इंटरेस्ट इनकम उनके ग्रोथ जो है 14% है। और टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग ट्रेडिंग ग्रेन वो 18% वाई जा रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया है, आउटस्टैंडिंग है। आप अगर गए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 130 करोड़ है। और प्रोविजन उन्होंने काफ़ी लिए हैं बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल, वो थोड़ा प्रोविजनिंग धीरे धीरे कम होगा। ओके, तो प्रोविजन बहुत ज़्यादा लिए थे, टेलीकॉम को एक्सपोजर वगैरह था। ओके, एसेट क्वालिटी नो डाउट ग्रेजुअली उनके बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हो रहा है। उनकी IDFC फास्ट बैंक की बहुत बढ़िया स्क्रूटिनी है कस्टमर की। वो अपने पूरा एड्रेस तक जाके पूरा ऑनलाइन में फिलअप करके लाते हैं, थर्ड पार्टी एजेंट डिप्लॉय करते हैं। दे स्पेंड फ्यू मनी टू वेरीफाई थिंग्स। ओके, फिर एसेट क्वालिटी ऑन रिटेल लेंडिंग बुक जो है, एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले खराब था, धीरे धीरे एसेट क्वालिटी बढ़ रहा है। और फाइनली रिटेल लोन एज ए परसेंटेज आप देखोगे, पहले होलसेल बहुत 90% था, अभी रिटेल ऑलमोस्ट 60% है, होलसेल सिर्फ 40% बच गया। और वो उनकी टारगेट है 70% जाने के लिए। ओके, तो इसमें क्या होता है, रिटेल में बहुत बढ़िया फायदा रहता है क्योंकि उसमें बहुत ही हाई मार्जिन होता है। रिटेल बंदे इतना बार्गेनिंग नहीं करते हैं, उनके पास बहुत बढ़िया मार्जिन होता है। हम समराइज कर लेते हैं। कंपनी की प्रिंसिपल में रिटेल फोकस है। उन्होंने बैद्यनाथ ने बोल दिया कंज्यूमर फास्ट बैंक। रिटेल एसेट 65% है, कासा अकाउंट्स 50% है। वो दोनों में बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म और सेकुलर ट्रेंड ऑफ ग्रोथ देख रहे हो, इट्स ग्रोइंग वेरी गुड। नेट इंटरेस्ट इनकम, NPA डिक्लाइन हो रहा है, कॉस्ट ऑफ इनकम रेशियो डिक्लाइन हो रहा है। आउटस्टैंडिंग एंड ऑनेस्ट एथिकल लीडरशिप है बैद्यनाथन की, हम्बल मैन है। और उनकी आप अगर इतिहास देखोगे, मैं हरदम बिलीव करता हूँ फाउंडर अगर आउटस्टैंडिंग है तो कंपनी बहुत आउटस्टैंडिंग जाएगी। फास्ट जनरेशन है, क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट है, खुद अपने बिल्ड किए हैं, इट्स नॉट गिवन टू हिम। और प्रोडक्ट इनोवेशन, ब्रांड बिल्डिंग वगैरह चल रहा है। तो ओवरऑली आई वुड से एन आउटस्टैंडिंग बैंक, और फ्यूचर उसकी बढ़िया रहेगी। एंड दिस इज़ नो वे टू टॉक अबाउट कि आप इस पर इन्वेस्ट कर लो, या दिस इज़ नॉट एन रिकमेंडेशन। और आपको अगर पसंद आया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल लॉयज नॉर्लिंग। और आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे वो दीजिए, मैं जितना ज़्यादा हो सके उसको मैं और ईच इंडिविजुअल क्वेश्चन का मैं एड्रेस करूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।